हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 7th चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अभी तक हमने इससे पहले की क्लासेस में एक एसी परिपथ में सबसे पहले हमने एक प्रतिरोध लिया था। उस समय हमने वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में देखा था कि कितने समान कला में होंगे या वोल्टेज या करंट के बीच में क्या अंतर है। तो हमने वहां देखा था कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और जो वोल्टेज होती है यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरी स्थिति ली जब परिपथ में केवल एक कुंडली लगी हो तो उस समय जो धारा होती है वह वोल्टेज से π/2 यानी कि 90 डिग्री पीछे हो जाती है। और तीसरी स्थिति देखी थी जब परिपथ में कोई संधारित्र लगा हो उस समय जो धारा होती है वह वोल्टेज से π/2 कोण आगे निकल जाती है। अब हम एक ऐसा परिपथ ले रहे हैं जिसमें कि स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में एसी है और हम कह रहे हैं इसमें तीनों की तीनों प्रतिरोध भी, कुंडली भी और संधारित्र भी, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो इसका चित्र बनाते हैं। हमने कहा इस तरीके से हमने एक एसी स्रोत ले लिया और यहां पर सबसे पहले हमने एक कह सकते हैं कुंडली लगा ली। उसके बाद हम कह सकते हैं एक संधारित्र लगा दिया और उसके बाद हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। यह तीनों श्रेणी क्रम में हैं। मान लेते हैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो L है, संधारित्र की धारिता C है और जो हमने प्रतिरोध लगाया उसका मान R है। यह जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है यह है V। तो हम यहां से अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम कहते हैं माना किसी क्षण परिपथ में विभव या वोल्टता का मान या विभवांतर, इसका सूत्र है V बराबर हमने कहा V0 साइन ओमेगा टी। यह किसी क्षण परिपथ में वोल्टेज का मान है। अब हम कहते हैं जब परिपथ में हमने ये तीन चीजें लगा दी तो यहां हम इसमें जो वोल्टेज और इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे वह दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमारा प्रकार होता है जैसे कि हमने पिछली बार करा था, हम कहते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जिसे हम बंद पाश का नियम कहते हैं, तो लिखते हैं किरचॉफ के बंद पाश का नियम परिपथ में लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जिसका मान होगा L इंटू di/dt, यानी कि धारा में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसकी स्वप्रेरकत्व के साथ गुणा कर दे तो यह हमारा क्या निकल जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकल जाता है। दूसरा हमारा है C और हम जानते हैं जो संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभव लगता है और बाद में जो विरोधी विभव लगता है उसको भी हम जानते हैं, वो बराबर हमारा होता है Q/C के, जहां Q संधारित्र की प्लेटों में संचित आवेश का मान है। और तीसरा हमारा है R के सिरों के बीच में जो विभव पतन होगा उसको हम I गुणा R से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां I परिपथ में बहने वाली धारा का मान है और R इस जो हमने प्रतिरोध लगाया है उसका प्रतिरोध है। और यह तीनों मिलकर के किसके बराबर आ रहे हैं, यह इसके द्वारा इसके सिरों पर हम कह सकते हैं जो विभव पतन हुआ, इसके सिरों पे जो विभव पतन हुआ, इसके सिरों पे जो विभव पतन हुआ, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम हैं, इन तीनों के सिरों के बीच जो विभव पतन हुआ है वह बराबर हमारा किसके हो जाएगा, V के। और यह V कौन सी है, इस प्रत्यावर्ती स्रोत से जो हमारे को वोल्टेज मिल रही है, विभवांतर प्राप्त हो रहा है, यह उसको प्रदर्शित करता है। तो मान लेते हैं यह वाली समीकरण हमारी होगी समीकरण 1। अब इसी को हम थोड़ा दूसरे रूप में लिखें तो जैसा हम जानते हैं कि कोई हमारे पास बैटरी होती है और उससे श्रेणी क्रम में जितने भी अवयव होते हैं जैसे यहां पर हैं,
तो इनके सिरों पर जो कुल विभवांतर होता है, जैसा हमने यहां पर इस समीकरण में इस रूप में प्रदर्शित किया है, तो इसके सिरों पर जो कुल विभवांतर होगा वह विभवांतर बराबर होगा, हम कहते हैं, इस स्रोत से मिलने वाले कुल विभवांतर के। कहने का अर्थ हमारा यह है कि इसके सिरों का जो विभव पतन हुआ होगा, जिसे हम मैं VL से प्रदर्शित कर रहा हूं, प्लस C के सिरों में जो विभव पतन हुआ उसे VC से प्रदर्शित कर रहा हूं, और R के सिरों में जो विभव पतन हुआ उसे मैं VR से प्रदर्शित कर रहा हूं, और इन तीनों का जो कुल विभव पतन होगा वो स्रोत से मिलने वाले वोल्टेज के बराबर होगा। यहां तो हमने क्या लगाया था, किरचॉफ के बंदोबस्त का नियम लगाया था कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो इस पूरे परिपथ के कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा हो गया V, ये हमारा हो गया IR, और Q/C, यह भी एक प्रकार से हमने का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और यह भी हमारा एक प्रकार से प्रतिरोध और उत्पन्न कर रहा है। तो हम यह दो इक्वेशंस को समझ सकते हैं कि यह वाली तो हमारी किरचॉफ के नियम से आ सकती है, और यह वाली हमारी सामान्य समीकरण है कि यह वोल्टेज 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक यह हिस्से में विभव पतन हो गया, विभव का कुछ हिस्सा यहां पर पतन हो गया और शेष हिस्सा यहां पर पतन हो गया। तो यह हमारी होगी समीकरण 2। अब हम यहां से अब आगे की ओर चलते हैं। हम कहते हैं हमने एक ही परिपथ में क्योंकि तीनों अवयव लगा दिए हैं, अब हम चाहें तो यहां फेजर डायग्राम की सहायता से अपने इस परिपथ में बहने वाली धारा और साथ में जो हमारी वोल्टेज आएगी उसके मान को उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं कि उनका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो हम इस LCR परिपथ जो श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, इसको फेजर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने कहा था सबसे पहले इस तरीके से एक परिपथ का निर्माण कर लीजिए। अब इस परिपथ में हम सबसे पहले, वहां पर हमने, आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हमने वोल्टेज बनाई थी, पर हम इस परिपथ में सबसे पहले यहां पर धारा को नियत कर रहे हैं। अब सोचिए धारा को हम नियत क्यों कर रहे हैं। धारा को नियत करने का कारण क्या है कि यह तीनों की तीनों हमारे जो अवयव हैं, चाहे वो कुंडली हो, चाहे संधारित्र हो, चाहे हमारे पास प्रतिरोध हो, यह तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और आपको ध्यान हो तो हमने बताया था श्रेणी क्रम में जब एक से अधिक अवयव आपस में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक पर धारा का मान समान होता है। विभव पतन अलग अलग होगा लेकिन धारा का मान समान होगा। तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे I से, तो ये होगा I बराबर I0 और साथ में आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने यह माना है कि यह हमारी जो वोल्टेज है उसके साथ ये समान कला में नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों अवयव हैं, ये तीनों मिलकर के कुछ ना कुछ मान जरूर निकालेंगे। अगर समान कला में आना भी होगा तो लास्ट में हम देखेंगे फाई का मान हमारा शून्य निकल जाना चाहिए। तो फिलहाल हमने वोल्टेज और धारा के बीच में किसी क्षण, कि ये किसी क्षण विभव का मान है परिपथ में और यह किसी क्षण बहने वाली धारा का मान है, इन दोनों के बीच में हमने फिलहाल ये मान लिया कि जो कलांतर है वह फाई है। अब हम इसको फेजर डायग्राम की सहायता से हेल्प कर रहे हैं, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके से हमने इसे बनाया। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि इस धारा को हम नियत कर रहे हैं, क्योंकि इस पे भी इतनी धारा बह रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले हम धारा को नियत कर रहे हैं और यह हमारी धारा को प्रदर्शित कर रहा है। यह हमारी हो गई धारा, यानी कि यह हमारी होगी I। और हम जानते हैं कि धारा को प्रदर्शित करते हैं तो यह इसका क्या कहलाता है, फेजर का। इस फेजर का ये I0 क्या होता है, परिमाण होता है। तो ये I0 को प्रदर्शित कर रही है। अब इसके साथ में हम वोल्टेज को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि तीनों अवयवों के लिए धारा का मान हो गया समान, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में, तो सब में समान धारा बहेगी किसी भी क्षण, तो धारा का मान तो हो गया समान। अब वोल्टेज अलग अलग होगी सबके हिसाब से, तो इसके लिए हम इन संबंधों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R, परिपथ में जो R हमारा प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह
हम देखते हैं I जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो V तथा I दोनों समान कला में होते हैं। यदि दोनों समान कला में हैं तो हम कह सकते हैं कि इस परिपथ में जो वोल्टेज होगी वह वोल्टेज भी यहीं से होगी, यानी कि इस वोल्टेज को, क्योंकि यह प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस वोल्टेज का मान हम प्रदर्शित करेंगे VR से। तो हमने कह दिया जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में वोल्टेज है। तो हमने एक चीज अपनी स्पष्ट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि जो L है वह, यानी कि जो कुंडली है, कुंडली की बात करें तो कुंडली के परिप्रेक्ष्य में जो धारा होती है वह वोल्टेज से π/2 कोण पीछे रह जाती है। धारा पीछे रह रही है, तो अब समझते हैं धारा पीछे कैसे रहती है। तो हम कहें धारा, तो हम कह रहे हैं कि L में धारा π/2 पीछे है V से। तो यदि ये धारा पीछे होगी तो इसका मतलब है वोल्टेज आगे होगी। π/2 का अर्थ है कि मैं यहां पर एक इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि एक रेखा खींच दूं, और ये वाला कोण कितने डिग्री है, हम कहें 90 डिग्री है, तो यह वाला कोण जो बनेगा यह इस I0 धारा से 90 डिग्री आगे है, यानी कि वोल्टेज आगे और धारा पीछे। तो यह किसको प्रदर्शित करेगा, L को, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करेंगे VL से। यानी कि कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर विभव पतन होगा वह धारा से 90 डिग्री आगे होगा। और स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं यह जो कोण था हमारा, क्योंकि यह धारा को प्रदर्शित करता था, ये वाला कोण, इस कोण का मान था ω t + φ। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर, यह है ω t + φ, ω t + φ। अब हम तीसरा अवयव लेते हैं। तीसरा अवयव है हमारे पास संधारित्र, और संधारित्र पर धारा π/2 आगे रहती है, किससे, वोल्टेज से। तो ये हमारी धारा है, तो यदि ये आगे है तो वोल्टेज क्या होगी, इसके पीछे होगी। तो इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रकार से। इससे यदि 90 डिग्री का कोण बनाएं इस वाली रेखा से तो ये इस प्रकार से आएगा। और ये किसके कारण उत्पन्न हो रही है धारा, संधारित्र की प्लेटों के बीच में, प्लेटों के सिरों पर। तो इसे VC से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने फेजर डायग्राम बना दिया। यह जो कोण है, ये वाला कोण, यह कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे लगता है कुछ आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हमने कहा था शुरू में हमारी जो धारा का मान है वह इस समीकरण से है, जो कि I = I0 sin ω t + φ से प्रदर्शित हो रही है। फिर हमने सबसे पहले प्रतिरोध लिया, और प्रतिरोध हमने कहा R में V तथा I दोनों समान कला में होती हैं। जो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में इसके सिरों के बीच जो विभव पतन होगा उसकी भी दिशा इतनी होगी, दोनों समान कला में है। फिर हमने लिया L, हमने कहा L जो है वो धारा से π/2 पीछे होता है। इसमें जो धारा होती है वह π/2 पीछे होती है। तो इसका मतलब धारा यहां पर है तो वोल्टेज π/2 आगे होगी। तो हमने 90 डिग्री वोल्टेज को आगे ले लिया, किसके कारण, कुंडली के कारण। तो इसे VL से प्रदर्शित कर रहे हैं। और अंत में हमने लिया था संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभव पतन हो रहा है, संधारित्र के सिरों के बीच में, उसे VC से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा होगा VC, VC से प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं जो VC है वह धारा π/2 आगे होती है वोल्टेज से। तो यदि ये वोल्टेज VC है तो धारा π/2 आगे होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसे बना लिया। यहां पर हम इस वाले निशान को थोड़ा सा और लंबा बना रहे हैं, इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसको हमने क्या किया है, ये VC। इसमें अब हम एक विशेष स्थिति ले रहे हैं। हम विशेष स्थिति ये ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि माना, देखिए पहले तो जो VL है इसकी बिल्कुल विपरीत दिशा है VC। इन दोनों के बीच में यदि कुल कोण देखें तो 90 और 90 180 डिग्री। अब हमने स्टार्टिंग में जब आपको कला आरेखों के बारे में बताया था, हमने कहा था ये जो हमारे फेजर होते हैं इनको हम एक प्रकार से सदिश की भांति इनसे व्यवहार करते हैं। तो आपको यदि ध्यान हो, यदि दो सदिश विपरीत दिशा में चल रहे हो, एक सदिश मान लेते हैं इस दिशा में है
और दूसरा सदिश बिल्कुल विपरीत दिशा में ये है, तो इन दोनों का जो परिणामी आता है उसमें बड़े वाले में से मान लो ये a है और ये वेक्टर b है, तो हम परिणामी कैसे निकालेंगे a तथा b का? इसको पलट के इधर ले जा लेंगे, तो a तो इधर का इधर रहता है, जब b को इतने हिस्से को इधर ले जाएंगे तो ये यहां से इतने तक पहुंचेगा, ये b, ये हमारा क्या होगा b। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो ये होता है, ये हमारा कहलाता है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b को प्रदर्शित करता है। तो ठीक यही इसी विधि का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं VL ऊपर की ओर है, VC नीचे की ओर। अभी हम कह तो नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, लेकिन क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन निकालना है, एक समाधान निकालना है, तो हम पहली कंडीशन ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं VC का मान बड़ा है VL से, तो हम लिखते हैं माना VC बड़ा है VL से। यदि VC VL से बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी कैसे प्रदर्शित होगा? इन दोनों का परिणामी आएगा कि हम क्या करेंगे, VL को इसी दिशा में बना लेंगे, तो VL को बनाए इसी दिशा में, तो ये इस तरीके से आएगा। और मान लेते हैं इसको जब इसकी विपरीत दिशा में हमने लगाया तो ये इन दोनों का जो अंतर आया वो इस प्रकार से आया। तो हम कह सकते हैं यह जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को, इसको हम कह सकते हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, VC माइनस VL को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस वाले से हम ये बात समझ लेते हैं कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, VC माइनस VL, ये वाला जो हिस्सा है। तो हमने VL और VC को हम कह सकते हैं कि इनका परिणामी निकाल दिया, इनका परिणामी VC माइनस VL से प्रदर्शित है। अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए एक प्रकार से, एक तो VR जो कि इस दिशा में जा रहा है और एक है VC माइनस VL जो कि हमने कहा इस दिशा में जा रहा है। तो अब इन दोनों का परिणामी हमें निकालना है। तो इन दोनों का परिणामी जब हम निकालेंगे तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि यदि कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, संलग्न भुजाओं को, तो उनका जो परिणामी होता है वो उनके बीच से निकलने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या कहा हमने कहा 11th में आपने पढ़ा कि ये दो सदिश है मेरे पास, एक सदिश मान लेते हैं ये है और दूसरा सदिश मेरे ख्याल से दूसरा ये है। तो इन दोनों सदिशों का परिणाम क्या होगा, यह समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं जो आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं, इन भुजाओं से प्रदर्शित हो रही हैं। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, मान लेते हैं ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। यानी कि इसके समांतर रेखा हमने यहां खींच दी और इसके समांतर रेखा हमने यहां खींच दी, तो इन दोनों का परिणामी कहां निकलेगा, इनके बीच से निकलने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होता है, यानी कि ये इससे प्रदर्शित होता है। तो R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, जो भी आप बोलना चाहो, इसके बराबर होता है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। यह समांतर चतुर्भुज की विधि है, इसके अलावा आप इसमें त्रिभुज विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस विधि का उपयोग यहां पर करें तो क्या करेंगे, हम इस भुजा यानी कि इस बिंदु को यदि मैं कोई नाम दे दूं O और OVR के समांतर यदि मैं यहां पर एक रेखा खींच दूं, ये मैंने एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार VR से O और ये वाला हमारा था VC माइनस VL, ये बिंदु है VC माइनस VL, इसके समांतर रेखा यदि यहां से मैं खींचूं तो ये हमारी इस प्रकार से आएगी। तो अब जो परिणामी निकलेगा वह इन दोनों के, हमने कहा इन दोनों के बीच से निकलने वाले विकर्ण किससे प्रदर्शित होगा, तो हम परिणामी को विकर्ण से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि परिणामी हमारा ये होगा। और यह जो परिणामी होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा परिणामी क्या है, V है। तो अब हम कहते हैं कि हमारा जो परिणामी यह है V, इसको हमें ज्ञात करना है। और V की जो हमने समीकरण निकाली थी प्रारंभ में, वो V की समीकरण हमारी थी V बराबर V0 साइन ओमेगा t, यानी कि हम कह सकते हैं यह वाला जो कोण बना रहा होगा, यह वाला कोण, इस कोण का मान होगा ओमेगा t। यदि यह कोण ओमेगा t है तो इसका मतलब है V जो VR के साथ जो कोण बनाएगा, ये V इस VR के साथ जो कोण बनाएगा, इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा जो हमने कहा था फाई। तो अब हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं।
समकोण त्रिभुज कहां पर बन रहा है? आप देखिए यहां पर ये समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। इस समकोण त्रिभुज को यदि मैं अलग से यहां ड्रॉ करूं तो मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं। यहां हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, ये वाला जो कर्ण है, यह कर्ण हमने कहा ये क्या है? आर को प्रदर्शित कर रहा है। और यह वाला बिंदु है हमारा है ओ, और यह वाला बिंदु है हमारा इस बिंदु को जिसको हम वी आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा कर्ण है, ये कर्ण हमारा वी से प्रदर्शित हो रहा है, इसको आर नहीं कहेंगे। ये वाला जो हमारा कर्ण है ये वी से प्रदर्शित हो रहा है। जो हमारा ये वाली भुजा है ये वी आर से प्रदर्शित हो रही है। और किस किस के बीच में कोण बन रहा है? कर्ण के और वी आर के बीच में, यानी कि ये वाला कोण हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा कोण है फाई। ये वाला कोण हमारा है फाई कोण है। और फाई कोण के ठीक सामने की भुजा, ये वाली जो भुजा हमारी आ रही है, यह भुजा हमारी है वी सी माइनस वी एल। ये हो गया वी सी माइनस वी एल, और यह वाली भुजा हमारी क्या है? वी आर। तो हमने इसी को यहां पर इस रूप में प्रदर्शित कर लिया, इसके परिणामी को। अब हम यहां पर देखते हैं कि यह जो परिणामी निकल के आएगा उस v का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे? समकोण त्रिभुज से। सीधे इसके नाम नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज से। कर्ण पर बना वर्ग यानी कि वी स्क्वायर बराबर होगा लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग। तो या आधार पर बना वर्ग यानी कि वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कि वी पर बना वर्ग बराबर होगा आधार पर बना वर्ग यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस लंब पर बना वर्ग यानी कि वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर होगा, चूंकि अब वी आर के मान यदि हम रखें तो हम जानते हैं चूंकि वी आर बराबर होता है आई जीरो इंटू आर, यानी कि इसके सिरों के बीच में जो विभव पतन होगा वो v बराबर आई आर से आएगा। VC यानी कि संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभव पतन होगा VC, उसे प्रदर्शित करेंगे। धारा का मान तो सब में समान होगा, उसका शिखर मान आई जीरो ही होगा, लेकिन VC के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि V बराबर क्या होगा? आई आर होगा, बेसिक फार्मूला तो V बराबर आई आर होता है। तो V का मान तो हो गया VC, I का मान तो सब में समान है तो V आई जीरो होगा। अब संधारित्र के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, तो वही V बराबर आई आर आ गया। तीसरा हम निकाल रहे हैं VL का मान, तो VL बराबर क्या हो जाएगा? तो VL बराबर भी धारा का मान तो आई जीरो ही है, और कुंडली के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? XL से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहते हैं VR, VC और VL के यह मान यदि इस समीकरण में रखें तो हमारा मान आ जाएगा। VR का मान कितना आ गया? आई जीरो आर, तो लिखेंगे आई जीरो का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस VC का मान कितना आ गया? VC का मान हो गया आई जीरो इंटू XC, यानी कि ये आ गया आई जीरो इंटू XC माइनस VL का मान हो गया आई जीरो माइनस XL, आई जीरो इंटू आई जीरो गुणा XL, और इसका भी क्या है? पूरा स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं? आई जीरो स्क्वायर यहां तो है ही, यहां से आई जीरो यदि बाहर लें तो ये हो गया आई जीरो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर हो गया XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इन दोनों में भी आई जीरो कॉमन है तो ये हो गया आई जीरो, और अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ गया XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आया? V स्क्वायर का मान आया। यदि हम I का मान निकालना चाहें कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो आई जीरो स्क्वायर बराबर होगा V स्क्वायर, ये पूरा पद इसके नीचे चले जाएगा तो ये हो गया V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर। पर हम तो I0 का मान निकालना चाह रहे हैं, तो ये होगा I0 बराबर V अंडर रूट V स्क्वायर बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। स्क्वायर से V स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो कट जाएगा V के स्क्वायर से, तो ऊपर तो हमारा आ जाएगा I0 बराबर V अपॉन अंडर रूट, और यह हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब हम यदि इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखें तो यह I इज इक्वल टू होना चाहिए V अपॉन R। तो I तो इस परिपथ में बहने वाली धारा का शिखर मान है, V इस परिपथ की जो वोल्टेज है यह उसको प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह V0 ही है, और यह जो नीचे का जो पद है यह एक प्रकार से प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और यह प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों के कारण मिला जुला जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हमने कहा था कि उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं Z से, जहां Z परिपथ की प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा है, यानी कि इन तीनों के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध Z। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं I0 बराबर V अपॉन Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह तो हमने किसका मान निकाल लिया? धारा का मान निकाल दिया, और यहां से हमने प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का मान भी निकाल दिया कि जो परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी Z वह बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार LCR परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसका अर्थ है आपको अपना जो डेरिवेशन है वो यहां तक लेकर के आना है, और यहां पर आपको क्या निकल जाएगी? इस LCR परिपथ की क्या निकल जाती है? प्रतिबाधा निकल जाती है। अब हम कहें कि यह तो हमारी होगी परिपथ की प्रतिबाधा, तो हम कहें कि अब ये फाई कोण का यदि हम मान निकालना चाहें, यह जो हमारा कोण था फाई, ये फाई, तो हम फाई का मान निकालेंगे तो हम कहते हैं टेन फाई, लिखते हैं टेन फाई। इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो फाई बराबर हो गया, टेन फाई बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है? VC माइनस VL, VC माइनस VL बटे क्या आ जाएगा? आधार का मान VR। अब फिर से यदि यहां पर मान रखे जाएं कि VC का मान रख दिया जाए I0 XL, VL का मान I0 XL, VC का मान I0 XC और VR का मान I0 R यदि यहां रखें तो यह हमारा आएगा tan फाई बराबर VC का मान हमने कहा I0 XC, VL का मान I0 XL बटे VR का मान I0 और साथ में क्या आ जाएगा? R। ऊपर से I0 कॉमन ले लिया जाए और नीचे भी यदि I0 कॉमन लेके काटें तो ये हमारा निकल जाएगा tan फाई बराबर XC माइनस XL अपॉन R के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम फाई का मान निकाल सकते हैं, यह बराबर होगा tan इनवर्स XC माइनस XL बटे R के बराबर होगा। और यह हमारा जो कालांतर है, किस किस के बीच में कालांतर है? हमारी जो वोल्टेज है जिसका मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, और यह हमारी है धारा जो कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से प्रदर्शित हो रही है। और आप देखें तो वोल्टेज है यहां पर, परिणामी वोल्टेज पूरे परिपथ की, LCR परिपथ की, और धारा जो है इससे आगे निकल गई। कितनी आगे निकल गई? फाई कोण आगे निकल गई। तो अब हमने दो चीजें तो निकाल दी कि परिपथ की हम कहें कि कलांतर कितना है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो उस फाई का मान हमने निकाल दिया।
साथ ही हमको यह भी देखना है कि यह जो कलांतर है फाई, यह ठीक π/2 के बराबर नहीं है। जैसा कि हमारा एल और सी में आता था कि वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का अंतर होता था, एक बार वो आगे हो जाती थी, एक बार पीछे। लेकिन जब तीनों की तीनों अवयव परिपथ में एक साथ जोड़ते हैं तो हम देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो कलांतर है फाई, उस फाई का मान π/2 नहीं आ रहा है, और इसका मतलब है यह π/2 से क्या है, कम है। तो अब हम इस डायग्राम के लिए, ये तो हमने एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक फेजर डायग्राम है जो हमने तीनों का मिला जुला करके बनाया है। तो यदि इस परिपथ का एक फेजर डायग्राम और इसका यदि एक आरेख बनाया जाए V तथा I का, तो अब उसे देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो आप चाहें तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हमने LCR परिपथ को हल करा और लास्ट में हमारा जो निकल के आया वो आया tan phi बराबर XC माइनस XL अपन R। और यदि tan phi तो हमारा यह डायग्राम है ना, तो इसका अर्थ है कि यह जो अंश प्रदर्शित कर रहा है वह लंब को प्रदर्शित कर रहा है, और लंब हमारा क्या था, VC माइनस VL। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं XL XC माइनस XL। और जो आधार है R, वह आधार को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यह हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, R को। तो जो हमारा कर्ण होता है यह प्रदर्शित करता है प्रतिबाधा को, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे। तो यदि हम इस पोर्शन को हटा दें, इसको हटा दें, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करें, तो यही हमारा जो वक्र होता है इसे हम कहते हैं प्रतिबाधा वक्र। प्रतिबाधा आप जानते हैं जिसे हम Z से प्रदर्शित करें, जो इस पूरे परिपथ की पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कह सकते हैं, वह प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा परिपथ प्रतिबाधा वक्र कहते हैं इसको, यह है प्रतिबाधा वक्र। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमने यह परिणामी तो निकाल लिया, अब हम दो चीजें निकाल रहे हैं। एक हम निकालेंगे फेजर डायग्राम बनाएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे V तथा I के मध्य एक वक्र का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा यह हमने फेजर ले लिए, यह हमने एक घूर्णन अक्ष ले ली। इस अक्ष के परितः हम कहते हैं कि दो फेजर घूर्णन कर रहे हैं। एक फेजर होता है हमारा करंट, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, एक हमारा होता है वोल्टेज V। तो हम इन दोनों का परिमाण क्या क्या लेते हैं, धारा का उच्च मान जिसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं, और वोल्टेज का शिखर मान या उच्च मान जिसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमें इन दोनों डायग्रामों में आप देखिए, तो धारा का मान तो है हमारा ये, परिणामी धारा तो ये है, और जो हमारी वोल्टेज निकल के आ रही है परिणामी वोल्टेज, वो है ये। तो यदि वोल्टेज को हम कहें कि ये वोल्टेज का कोण कितना है, इस वाली अक्ष से ω_t है, तो अब मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कहा यह जो कोण है, यह जो कोण प्रदर्शित कर रहा है, यह हमारे V को प्रदर्शित कर रहा है, परिणामी V को प्रदर्शित कर रहा है पूरे LCR परिपथ का। आप चाहें तो इसे शिखर वोल्ट तथा V0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका इस अक्ष के साथ कोण कितना है, हमने लाल पेन से लिखा है ω_t, यानी कि यह वाला कोण हमारा कितना है, ω_t। अब देखिए वोल्टेज और धारा, ये हमारी परिणामी धारा है। परिणामी धारा के बीच का जो कोण है वो हमारा कितना है, फाई। और हम कह सकते हैं जो धारा है वो वोल्टेज से 5 डिग्री आगे चल रही है। तो यदि मैं इस तरीके से यहां पर एक और वो बनाऊं, यह हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा I0 को प्रदर्शित कर रहा है। जो हमारा फेजर है धारा I, उसका परिमाण जो हम कहते हैं वो होता है उसका शिखर मान I0। इन दोनों के बीच का जो ये वाला जो कोण है, यह वाला कोण कितना है, फाई। तो इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, फाई से। तो इस प्रकार से हम LCR परिपथ का फेजर डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे कि V तथा I के बीच में जो वक्र होता है उस वक्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब उसे प्रदर्शित करते हैं। हमने इस प्रकार से यह y अक्ष खींच ली, और इस y अक्ष पर हमने यह x अक्ष खींच ली। हम वोल्टेज को पहले की तरह ही बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मान रहे हैं, एक समान मान रहे हैं। तो वोल्टेज इस प्रकार से चल रही है, ये हमने पूरा एक चक्र बना लिया। यह जो है ये वोल्टेज का शिखर मान है,
जिसे हम प्रदर्शित करते हैं V0 से धन अक्ष पर धनात्मक साइड में, और इस स्थिति में वोल्टेज का जो मान है वो माइनस V0 से प्रदर्शित हो रहा है। अब हम इसी के साथ में धारा बना रहे हैं, तो हम कहते हैं जो धारा है, वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है वो फाई है, वो π/2 भी नहीं है, वो 90 भी नहीं है। तो हम उसे कैसे बनाएंगे? साथ ही हमने जो समीकरण, आपको ध्यान हो तो हमारी समीकरण थी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और दूसरी समीकरण थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो कलांतर है ये ओमेगा टी में तो वोल्टेज है, और जो हमारी धारा है वो इससे 5 डिग्री आगे निकल रखी है, जिसको हमने यहां पर प्रदर्शित भी किया है। तो अब इसको जब ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। ये यहां से धारा थोड़ा ऊपर की ओर जाएगी, यहां से धारा ऊपर की ओर जाएगी, फिर यहां से इस प्रकार से नीचे की ओर आएगी, फिर यहां से धारा विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जाएगी, और फिर यहां से धारा नीचे की ओर आएगी, और इस प्रकार से यह धारा का वक्र आगे की ओर बढ़ेगा। तो यह वाला जो हमारा वक्र है, इस वक्र को, यह धारा को प्रदर्शित करता है, जिसे हम कहते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और यह वाला जो ऊपर वाला जो वक्र है यह प्रदर्शित करता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आप देखिए तो जो धारा का अधिकतम मान है, यह वाला मान, यह धारा का मान है I0 धनात्मक अक्ष के लिए, और इतना ही धारा का ऋणात्मक अक्ष में जो मान है वो माइनस I0 है, जिसे हम यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है वो इस प्रकार से है कि जब वोल्टेज शून्य है तो धारा का मान न तो शून्य है न इसका मान अधिकतम है, इन दोनों के बीच में है। तो इसलिए हमने यहां से शुरुआत करी। जब वोल्टेज थोड़ी आगे बढ़ी तो धारा अपने अधिकतम मान तक पहुंच गई। जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान तक पहुंची तो धारा अभी शून्य होने ही वाली थी। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने LCR परिपथ, जो कि श्रेणी क्रम में हमने L, C तथा R को जोड़ा था किसी ऐसी परिपथ में, उसके लिए हमने प्रतिबाधा ज्ञात करी। साथ ही हमने वोल्टेज तथा करंट के बीच में कैसा संबंध होता है इसको भी हमने देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डायग्राम की कॉम्प्लिसिटी है, तो हो सकता है आपको एक बार में यह थोड़ा समझ में ना आए। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप इस वीडियोस को एक से अधिक बार जरूर देखें, और जो हमारे ये डायग्राम वाला जो पोर्शन था, जो हमने स्टेप वाइज स्टेप करके इसको बताया, इसको थोड़ा रुक रुक करके, थोड़ा समझ करके आगे बढ़ाएं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप इसे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। न केवल बोर्ड में, बल्कि आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT की तैयारी करिए, आप मेडिकल की तैयारी करिए, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, तो उन सब में आपको AC से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, और खासकर ये LCR परिपथ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।